बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का हमारा ये टॉपिक है ओहम्स लॉ पर, कि ओहम हमें अपने इस लॉ में क्या बताना चाह रहा है। ठीक है। ओहम की इसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि अगर एक बैटरी हो, ठीक है, और उसके साथ कोई एक सर्किट है हमारे पास। पहले तो आप ये देखें, एक सर्किट हमारे पास मौजूद है। ठीक है। उस पे आपने कोई बैटरी के साथ उसको ज्वाइन किया। लेट से कोई यहाँ पर कोई एक बल्ब भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं ओहम लॉ में कि जितना आप इसके अंदर वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना ही उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के। ठीक है। आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वालिटी के साथ एक कांस्टेंट साथ लगाएंगे, और ये क्या आ गया आपके पास? v इज इक्वल टू आर आई, या फिर अरेंज करके आप इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई आर। अब आप ये देखें, ये आर हमारे पास एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे रेजिस्टेंस कहेंगे। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जो है आर किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास? वी डिवाइडेड बाई आई के इक्वल आ गई। वी डिवाइडेड बाई आई के इक्वल आ गया। अब आप ये देखें, रेजिस्टेंस एक्चुअली होती क्या है? ये करंट का जो बहाव है कि कितना करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है उसको अपोज करती है। क्या करती है? उसे ये अपोज करेगी। यानी मूवमेंट ऑफ करंट जो है, फ्लो ऑफ करंट को क्या करती हो? अपोज करती हो। ऐसी चीज आपके पास सर्किट में क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। अब इसका यूनिट यहाँ से देखें, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास होता है, मीन्स के ये वी का जो यूनिट है आपके पास क्या है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट है। और आई करंट जो है, इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है? एम्पेयर होता है। क्या होता है? एम्पेयर होगा। अब वोल्ट पर एम्पेयर हमारे पास इसका क्या बन गया? यूनिट। और इसका एक और यूनिट हमारे पास ओहम होता है। इसका दूसरा यूनिट रेजिस्टेंस का क्या है? ओहम है। अगर हम ओहम को भी डिफाइन करें तो उसका मतलब क्या होगा? लेट्स से कि अगर यहाँ पर मैं अगर कह दूं कि इसी डायग्राम से समझ लें कि अगर हम किसी कंडक्टर को, लेट्स से कि ये कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर इसे कंसीडर कर लें कि इसके एंड पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के एंड पे अगर हम प्रोड्यूस करें या उसको हम दें, और वहां से 1 एम्पेयर करंट पास होता हो, तो उस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम होगी। ठीक है। कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के एंड्स पर कितना हो? 1 वोल्ट हो, और उस सर्किट में करंट कितना पास आउट हो रहा हो? 1 एम्पेयर करंट भी पास आउट हो रहा हो, तो वो कहते हैं कि ओहम जो है उसकी, यानी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम होगी। ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी ये दो बेसिक सी डेफिनेशन कर ली। ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया। ओहम्स लॉ हमें क्या बताता है? कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, और उसे इक्वालिटी के साथ जब आप लिखते हैं तो आर किसके इक्वल आ जाता है? सॉरी, वी किसके इक्वल आ गया? आई आर के इक्वल आ गया। आर आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को भी हमने डिफाइन कर दिया और उसके यूनिट को भी डिफाइन कर दिया। अब पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? डिफाइन इट। मीन्स के रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम। फिर ओहम को आपने क्या करना है? डिफाइन करना है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास काम हो गया। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ ओबे करते हैं वो ओहमिक कंडक्टर हैं, और जो नहीं करते वो नॉन ओहमिक कंडक्टर हैं। लेट्स से, क्योंकि यहाँ पर आपको रिलेशन वी और आई के दरमियान नजर आ रहा है, तो मैं आई और वी के दरमियान यहाँ पे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर ये ग्राफ जो है आपके पास ऐसे बिल्कुल इस तरह बन जाए, बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये थोड़ा सा कर्व यहाँ से शो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बन जाए, तो ये शो करता है वन डायग्राम में कि इस टाइप के कंडक्टर्स जो हैं हमारे पास क्या कहलाते हैं? ओहमिक कंडक्टर कहलाते हैं। लेट्स से कि अगर हमारे पास आई और वी के दरमियान एक और ग्राफ बनाएं, और वो ग्राफ कुछ इस तरह से शो करे। अब देखें, ये कर्व शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक नॉन ओहमिक कंडक्टर होगा। क्लास इसके अंदर 3 डायग्राम भी बनाकर देख लें, कुछ सिमिलर वे में ही आई और वी के दरमियान। ठीक है। अगर आपके पास कर्व कुछ इस टाइप का शो होता है, तो मीन्स कि दोनों साइड में कर्व भी शो हो रहे हैं, तो ये दोनों आपके पास नॉन ओहमिक
कंडक्टर्स या नॉन ओमिक डिवाइसेस के तौर पे काम करते हैं। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें रेजिस्टेंस सॉरी कंडक्टर्स की के करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, तो वो यही होंगी कि जो ओहम्स लॉ ओबे करें वो आपके पास क्या कहलाएंगी, ओहमिक कंडक्टर्स, और जो नहीं करते वो नॉन ओहमिक कहलाएंगे। हमने ऊपर एक बात की कि रेजिस्टेंस जो है हमारे पास अपोजिशन होती है किसकी, करंट की। करंट को अपोज करने वाली चीज क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहला रही है। अब आप देखें यहाँ पर एक टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग अ रेजिस्टेंस। ठीक है, कि यहाँ पर हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपने थोड़ा याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी लेंथ के। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखें कि हमने ये याद पढ़ना है ना कि फैक्टर्स बता दें जो अफेक्टिंग करते हैं रेजिस्टेंस को। तो उसमें पहले रिलेशन में हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। ठीक है, किसी भी कंडक्टर या कोई भी वायर आप ले रहे हैं उसकी लेंथ पर ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात देखते हैं, ये यही रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शन एरिया के। ठीक है, ये आप इसे 2 कह दें। फिर इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल ओवर ए के। ठीक है, और यहाँ से इक्वालिटी का साइन जब आप साथ लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये आपके पास क्या है, रो। इसको आप क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंबल है जिससे आप बता सकते हैं। और ये हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, ये क्या होती है हमारे पास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो इसको फार्मूले को आप थोड़ा रीअरेंज कर लें। तो ये यहाँ पर रीअरेंज करके जब लिखा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। यानी आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू बन जाएगी। तो स्पेसिफिक हीट अगर फाइंड आउट करने का वो कह देता है तो आप इस फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं। बाय द वे उसने आपसे पूछा नहीं है, बट इसके अंदर सिर्फ बताना जरूरी था कि स्पेसिफिक हीट रेजिस्टेंस जो आपने इसके अंदर निकालनी है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये तो हमारे पास हो गया टॉपिक ओहम्स लॉ का। ठीक है, और उसकी हमने करेक्टरिस्टिक्स भी देख ली, और यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस भी हमने इसके अंदर चेक कर लिया। अब हम जिस तरह कैपेसिटर वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, इसके इसी तरह रेजिस्टेंस वाला आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आप कॉम्बिनेशन देखें, रेजिस्टेंस को अगर आप सीरीज में लगा दें तब आपके पास क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर आप इसे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन कर देते हैं तब आपके पास इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप ये देखें कि ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। याद हो आपको कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करें तो कहीं से भी अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो करंट यहाँ पर क्या होगा, पूरे के पूरे सर्किट में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट जो है आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। करंट हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम होगा। ठीक है, आई के इक्वल लिख दें क्योंकि 3 यहाँ पर लिखे गए हैं। और अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करें तो वो क्या होगा, आपके पास टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर हमने एक्चुअली बात की कि रेजिस्टर्स यूज किए हैं हमने। तो R1 R2 R3, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आपको फाइंड आउट करनी चाहिए। अगर हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, अभी हम फार्मूला पढ़ के हटे हैं, V किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, आई आर के इक्वल। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये किसके इक्वल आ गया, V जो आपके पास इक्वल आ जाएगा यहाँ से आई आर के इक्वल आ जाएगा। आई आर आ गया क्योंकि ये टोटल है यहाँ से, तो इसको आप इक्वलेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2
प्लस आई इंटू R3। अब देखें मैंने यहाँ पर I1 I2 I3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर I ही लिखा रहने दिया। दोनों साइड से I को कॉमन ले लें आप, ठीक है, मीन्स कि इस साइड पर I कॉमन लें तो आपके पास क्या आता है, 1 R2 प्लस R3 आ गया, और यहाँ पर ये I आपके पास आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से ब्रेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, REQ जो है वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल आ जाएगा। अब देखें हमेशा कोई भी सर्किट को इतना छोटा तो नहीं होता, पॉसिबिलिटी है कि हमें तीन रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, हो सकता है हमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसके लिए एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं कि वो आपके पास क्या हो, अगर हम कितने रजिस्टर लगा दें उसमें n लगा दें, तो ये आपके पास कहाँ तक चली जाएगी, वैल्यू वेरी कर जाएगी n तक, आर एन तक ये क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एन तक अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एक बार तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, किस चीज का, रेजिस्टर्स का, मीन्स कि आपने एक दो तीन यहाँ पर इसमें रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस कह दें हमने लगा दी है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उसमें करंट जो है पूरे इस कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा, और वोल्टेज आपके पास क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह लिख लें। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अभी हमने ओहम्स लॉ पढ़ा था, उसका ये फार्मूला है, उसमें V किसके इक्वल आता है, आई आर के इक्वल आता है। तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया और सिंप्लीफाई किया, तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल गई। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर आपने तीन से ज्यादा लगानी है, तो हमें नहीं मालूम कि तीन चार लगाएं पांच लगाएं, तो हो सकता है कई हजार भी लगानी पड़ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, एक जनरल फार्मूला बना लेंगे, हम कहते हैं R इक्वल्स टू, क्या किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, Rn तक के हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब अब इसके साथ ही हम दूसरा टॉपिक भी साथ साथ डिस्कस करते हैं इसका, वो क्या है, हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। याद रखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप एक पॉइंट ये देखें कि अगर यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस इसको दी है, इधर से जो वोल्टेज की सप्लाई दी है, तो आप देखें किसी एक पॉइंट से भी अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, तो वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वोल्टेज पर यहाँ पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज जो है हमारे पास क्या रहता है, सेम रहता है, क्या रहता है, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह टोटल करंट अगर आप यहां से देखें तो वो क्या होगा आपके पास, I विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। अच्छा, अब हमने क्या निकालनी है इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, इसी लॉ को आप यहाँ पर रखें, यूटिलाइज करें, तो आपको पता है आई किसके इक्वल आ जाएगा, V ओवर R के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, V ओवर R। मैं यहाँ पर इसको क्या लिख देता हूँ कि टोटल है, तो REQ लिख दिया यहाँ पर, और ये I1 क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास V ओवर R1, और I2 क्या बन जाएगा, V डिवाइडेड बाई R2, और I3 जो है वो क्या बन जाएगा, V डिवाइड बाई R3 बन जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखें, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 2 3 नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया था कि यहाँ पर वोल्टेज सब में क्या है, सेम है, दैट्स वाई मैंने V1 की जगह V2 की जगह V3 की जगह क्या लिखा, V ही लिखा रहने दिया। तो हम यहाँ पर भी इसको सेम वे में सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। इधर से V अगर कॉमन ले लूं मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ गया आपके पास, ठीक है। तो
इधर से अगर यहाँ आप देखें कि v से ये v क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, आपके पास ये फार्मूला क्या बन गया, आर ई क्यू किसके इक्वल आ गया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 के इक्वल आ गया। अब अगर हम कहें कि इसी तरह जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कहा कि हम रजिस्टर एन लगा दें तो क्या होगा, तो इसी तरह यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, एन तक इसको ज्वाइन कर दें, इसमें एन रेजिस्टेंस यूज कर लें, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, R2 प्लस 1/r3, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन 1/r n के इक्वल आ गया। सॉरी, इसको आप n लिख लें। तो ये तो हमारे पास हो गया जनरल। अच्छा, ये क्वेश्चन जब आपसे पूछ रहा होता है, मैं दोनों क्वेश्चंस के लिए बना लेता हूँ कि वो अगर आपसे ये पूछ ले कि हर एक जगह पर इसका वोल्टेज कितना है, तो उसके लिए अलग अलग भी तो आप ये बना सकते हैं ना, कि यहाँ से अगर आपने निकालना हो कि अगर इसका V1 क्या है, तो वो आप इसको यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं। V1 आपके पास क्या आएगा, I × R1, और V2 किस तरह निकालेंगे, I × R2, और V3 किस तरह निकाल सकते हैं आप, I × R3 की टर्म में निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ से आपके पास, क्योंकि वोल्टेज तो सेम ही है ना, तो इसीलिए जिस तरह यहाँ पे करंट सेम था, तो वो तो आपने इस तरह फाइंड आउट नहीं करना। अगर अब यहाँ पर आपके पास वोल्टेज सेम है, वो तो आपका एक ही गिवन है, बहुत है। अब करंट आपसे सेपरेट पूछ सकता है। करंट आपसे अगर सेपरेट पूछता है, तो वो I1 जो है वो किसके इक्वल होगा, V/R1, और I2 जो है वो किसके इक्वल होगा, V/R2, और I3 जो है वो इक्वल होगा V/R3 के इक्वल होगा। मीन्स कि ये जो फार्मूला, ये जो बात मैंने की है, वो अगर आपसे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसमें आपसे कह देता है कि इसके अंदर जो हमने वोल्टेज की सप्लाई दी है, लेट से कि 8 वोल्ट दी हुई है, ठीक है, और उसमें आपने क्या, और यहाँ पर रेजिस्टेंस बता देता है कि इतने इतने ओम की, लेट से इसको 2 ओम, इसको 3 ओम, इसको 4 ओम, इसने यहाँ पर क्या दी हुई है, रेजिस्टेंस दी हुई है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, I विच इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू V कितना बताया, 8 वोल्ट, वो पुट कर देंगे, R1 हमारे पास 2 है, तो डिवाइड कर दें, तो आपके पास करंट जो है यहाँ से निकाला जा सकता है कि आपके पास इधर आ जाएगा 4 ओम। सेपरेटली अगर आपसे वो पूछना चाहे, तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इस तरह से। अगर ये लॉन्ग में आता है, तो आपने इसी तरह ही लिखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका डिस्कस कर लिया। आज का ये हमारा जो लेक्चर था, वो ओम्स लॉ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, और फिर इनके कॉम्बिनेशन को हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम उसको सीरीज में रखते हैं, तो उसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, वो फाइंड आउट करके देखी। और फिर हमने क्या किया, रेजिस्टर्स को पैरेलल हमने ज्वाइन किया, तो उसमें हमने देखा इसमें वोल्टेज सेम रहता है, और जब हमने इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमारे पास कुछ इस शेप में उसका फार्मूला बना, ठीक है। और अगर हम कह दें यहाँ पर कि n रेजिस्टर्स यूज किए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर देंगे Rn तक। ये इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म कह दें कि उसने 3 यूज किए, 3 के लिए बना दिए, 4 यूज करते हैं तो 4 के लिए बना सकता है। तो हम आगे ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही बता देंगे कि आपके पास अगर n रेजिस्टर्स हैं, तो आप इस तरह उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। एक मरतबा इसको आप रिकॉर्डिंग को गौर से दोबारा सुन लेंगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से, यानी बेहतर तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसके डिस्कस करेंगे। इन्हीं टॉपिक्स को कि जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएंगे।